Okay, students. So this presentation is related to the second part of elasticity of supply, and this is will help you. This presentation will help you to solve assignment number 7, right? So look at it carefully and then look at the questions in the assignment. This will help you solve that assignment number 7, and of course, it is also included in your midterm. Right. So as I was telling you before, that all supply curves are not necessarily linear. Let us see an example of a non-linear supply curve. अच्छा, अब लीनियर सप्लाई कर्व्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया, और आई थिंक आप पेज 101 पे जाके देख लें लीनियर सप्लाई कर्व्स. लीनियर सप्लाई कर्व्स जो हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व्स होते हैं, और उसके अंदर ये होता है स्ट्रेट लाइन जब भी होती है फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन का जब आप ग्राफ करें तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. सो इन केस ऑफ सप्लाई कर्व द स्लोप will remain constant, and it will be whenever it is the slope remains constant, it is called as a linear function. और अगर आप दोबारा से काइंडली देख लें असाइनमेंट नंबर 5 देखिएगा, वो असाइनमेंट है रिलेटेड टू दी सप्लाई कर्व. अब तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमने सप्लाई कर्व जो था उसको ग्राफ किया था, वो गफूर और शकूर वाला जो असाइनमेंट थी जी. तो अगर आप वहाँ पे भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने इक्वेशंस भी लिखी थी, गफूर की शकूर की इक्वेशंस भी लिखी थी. और वो इक्वेशन गफूर वाली क्या थी, P इज़ इक्वल टू 50 + 50 क्वांटिटी सप्लाइड QS. तो और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो +50 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और ये स्लोप थ्रू आउट दी लाइन वो एक ही स्लोप रहेगा, और इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन. ठीक है. और क्योंकि ये सप्लाई है तो आपको पॉजिटिव स्लोप नज़र आएगा. इसके जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आएगी स्ट्रेट लाइन. और जब इस असाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको इक्वेशन दी है उसको आप मिला के देखो, पेज नंबर 101 पे जो 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दिखाई है, तो ये फिट इन करता है पॉइंट नंबर डी के साथ. क्योंकि इसके अंदर आप देखो कि एक आपको इंटरसेप्ट नज़र आएगा ऑन दी प्राइस एक्सिस. ऑन द वाई एक्सिस आपको एक इंटरसेप्ट नज़र आएगा. इस केस में गफूर के केस में वो 50 है. ठीक है. सो ये इंटरसेप्ट जहाँ तक सप्लाई कर्व की बात है, ये इंटरसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट आपको ये दिखाता है कि अगर तो ये इंटरसेप्ट हो आपका जो कि आपके वाई एक्सिस के ऊपर हो, प्राइस पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो, तो फिर सारे जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होंगे दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एन इलास्टिक सप्लाई. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जब भी सप्लाई कर्व कट करेगा वाई एक्सिस को, तो उस सप्लाई कर्व का जितने भी उस पे पॉइंट्स होंगे दे आर ऑल गोइंग टू बी इलास्टिक. एग्जैक्टली जितनी इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन सारे के सारे इलास्टिक हैं. सारे के सारे इलास्टिक का मतलब ये होगा कि द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. अच्छा, तो इस केस में अच्छा, और यहाँ जो मैंने एग्जांपल आपको सप्लाई कर्व की कराई थी वो इलास्टिक सप्लाई कर्व था. ऑन द अदर हैंड आप इन इलास्टिक सप्लाई कर्व भी देख सकते हो. वो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व वो होगा, अगर पेज 101 को दोबारा से देख लो, रिव्यू कर लो, तो वहाँ पे पार्ट बी है, और वो सप्लाई कर्व है जो कि अगर आप उसको ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं. सो वेन एवर द सप्लाई कर्व इज कटिंग the x-axis, or where the quantity supplied is being measured, then this kind of linear supply curve is going to be having a positive supply elasticity
okay, and it is going to be an inelastic supply at all points on the straight line curve which cuts at the x axis, right? अच्छा, अब जरा इस कर्व के पास आके देखें पेज 100 वाले पे, फिगर नंबर 6 में। ये जो कर्व है ये लीनियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अगर आपने इसकी इक्वेशन देखनी हो, मैं यहाँ पे आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अगर इसकी इक्वेशन देखनी हो तो जैसे आपको इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन थी उसके अंदर P इज इक्वल टू 50 प्लस 50 QS लिखवाया था ना, गफूर वाला, ठीक है ना? तो QS जो था यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो वेरिएबल था वो उसका दैट वाज क्वांटिटी सप्लाइड, उसका कोई स्क्वायर वगैरह नहीं था। वेन एवर द एक्स एक्सिस वेरिएबल इफ इट इज इन स्क्वायर टर्म्स, अगर इक्वेशन में जो एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल है उसका हम स्क्वायर ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम अगर लिखें कि P इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड स्क्वायर, तो उसको जब हम ग्राफ को कर्व ऐसी इक्वेशन का जब हम बनाएंगे ग्राफ, तो वो आपको एक इस तरह इस शेप का नॉन लीनियर शेप का नजर आएगा, ठीक है? क्योंकि जब हमने लीनियर देखा था तो उसके अंदर जो हमने क्वांटिटी सप्लाइड वाला वेरिएबल था वो उसी तरह लिखा था, लेकिन जब हम इस तरह का कर्व जो होगा वो तब आएगा अगर फंक्शन जो है उसके अंदर जो जो x वेरिएबल है वो उसको हमने स्क्वायर में लिया हुआ हो, ठीक है? स्क्वायर में लिया हो तो ऐसा फंक्शन आएगा। और इस केस में तो खैर इसका इंटरसेप्ट भी है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी है, बट एनीवे इसके अंदर ये याद रखिए कि ऐसा अगर ग्राफ बनाना है तो उसके अगेंस्ट भी एक इक्वेशन होती है, लेकिन उस इक्वेशन के अंदर जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ होगा। अच्छा, अब जब ये वाला इस किस्म का जो कर्व आता है आपके पास जो नॉन लीनियर है, पहली बात तो ये समझे कि नॉन लीनियर और लीनियर कर्व में जो फर्क है वो ये कि नॉन लीनियर में स्लोप कीप्स ऑन चेंजिंग। जिस तरह लीनियर में स्लोप एक ही रहता था, स्लोप, ठीक है, स्लोप एक ही रहता था, इसमें स्लोप एक नहीं रहता, स्लोप कीप्स ऑन चेंजिंग। और यहाँ पे जो फिगर 6 में उन्होंने आपकी एग्जांपल दिखाई हुई है उसमें भी अगर आप देखो तो जो 100 से लेकर 200 के लेवल के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहां पे अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस इज लीडिंग टू अ बिग इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। सो इन अदर वर्ड्स, बाय डेफिनेशन, पहली तो बात ये कि बाय डेफिनेशन हमें नजर आ रहा है कि ये जो है ये इलास्टिक, ये एरिया है नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का, ये वाला जो एरिया है 100 से लेकर 200 क्वांटिटी सप्लाइड का, ये इलास्टिक है क्योंकि अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस इज लीडिंग टू अ बिग इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। और इसको इसी चीज को आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स दैट इज 103 एंड 204, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बच्चे अगर आप लोग रखें एक रूलर और एक लाइन लगाओ, लगा के देखो, शाबाश, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो एक रूलर के साथ और एक लाइन लगाओ, वो लाइन जो होगी वो कट करेगी वाई एक्सिस को, ठीक है? प्राइस एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे और एक लाइन लगाओगे तो वो लाइन किसको कट करेगी? वाई एक्सिस को। और हमें पता है कि जब लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन कट कर रही होती है वाई एक्सिस को, उसको भी हम इलास्टिक कहते हैं। तो दोनों कंसेप्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली वी कैन सी दैट दिस इज द 2 पॉइंट्स वेयर the elasticity of supply, price elasticity of supply is greater than 1, or you can say it is elastic at this point. अब दोनों पॉइंट्स देखो जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड 500 से बढ़ रही है टू 525 तक, लेकिन दैट इज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज of from $12 to $15. In other words, a large increase in price
is really not having that much increase in quantity supplied. कंसेप्चुअली हमें बात समझ में आती है कि ये वो एरिया है नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का जहां पे सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है. अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को यानी 12 और 500 और 15 और 525, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों के ऊपर एक रूलर रखो और एक लाइन लगाओ. अब ये जो लाइन है वो जब आप लगाओगे तो वो किसको कट करेगी? एक्स एक्सिस को कट करेगी. यहां से भी हमें पता चलता है कि मैथमेटिकली ऑल्सो वी कैन सी दैट this is an area which is inelastic because it is cutting the x-axis and there is no positive intercept on the price axis. तो हमें mathematically और कंसेप्चुअली दोनों एक बात समझ में आई, वो ये कि इस सप्लाई कर्व का पहला शुरू वाला हिस्सा तो इलास्टिक है और एंड वाला हिस्सा जो है वो इनइलास्टिक है. अब इसको एक्सप्लेन करना है, व्हाई इज इट लाइक दैट, ये किन केसेस में इस तरह होता है. अब देखिए, मैंने आपको जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी पिछले प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 वाली जो प्रेजेंटेशन थी उसको खोल के देख लें. उसकी जो सेकंड स्लाइड थी उसके ऊपर जो लास्ट पॉइंट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इफ़ देयर इज एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो उससे भी इम्पैक्ट होता है ऑन दी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे केस टाइम से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा फर्म जहाँ पे शुरू में तो एक्सेस कैपेसिटी थी. शुरू में तो एक्सेस कैपेसिटी थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ शुरू में एक्सेस कैपेसिटी थी, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से प्लांट के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. राइट, वंस this excess capacity reaches an optimal level, तो बीच वाला पार्ट आ जाता है नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का रिप्रेजेंटिंग यूनिट इलास्टिसिटी. ठीक है, बीच वाला कर्व आ जाता है. बीच वाले कर्व के अंदर अगर आप एक लाइन भी लगाओ तो वो ओरिजिन से पास करेगी. जो कर्व का बीच वाला हिस्सा है इस पे अगर आप लाइन लगाओ, 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन लगाओ, तो वो ओरिजिन से पास करेगी और ओरिजिन से पास करते हुए भी हमें पता है कि वो रिप्रेजेंट्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिट इलास्टिसिटी. तो अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन में ये आ गया कि यूटिलाइजेशन जो थी शुरू में आइडल कैपेसिटी थी और फर्म जो है वो उसके पास प्लांट मौजूद था लेकिन वो उसमें पूरा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी. प्राइस बढ़ी, उसने फ़ौरन अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा ली. फिर बीच में एक ऑप्टिमल लेवल आ गया जिसके ऊपर के वो ऑपरेट करते रहे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज 1. देन उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा सप्लाई को बढ़ाना है तो वो तभी मुमकिन है अगर फर्म्स को ये नजर आए कि प्राइसेस आर राइजिंग वेरी शार्पली, देयरफॉर दे शुड इन्वेस्ट इन न्यू प्लांट्स. ठीक है, जाहिर है इसको करने में टाइम लगता है और इसीलिए आप जो लास्ट पोर्शन देख रहे हो इस नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का, वो जो है वो आपको इनइलास्टिक नज़र आ रहा है. तो मैथमेटिकली भी आप देख लें कि जो आपका लास्ट पोर्शन है वो इनइलास्टिक है, रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट नाउ द कैपेसिटी of the existing facilities of the existing plants is full and therefore new capacity has to be built, and for that there has to be a sharp increase in price to increase capacity at that level by starting or opening up new plants. Right, so this is what it is representing. So in this case you will see that we might see that in the beginning there is going to be elastic supply, and then later on it is going to be an inelastic supply, whereas usually if we are only considering time,
the opposite is true. But here we are not only just considering the time factor, we are basically more importantly considering the capacity utilization factor. तो इस स्लाइड को देख के आप असाइनमेंट नंबर 7 की पार्ट 1 को आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब part 2 of assignment number 7. How is it possible that increase in price can be harmful for farmers? देखें जी, बात यह है कि आपने भी बहुत सुना होगा कि जो नर्ख हैं, प्राइसेस हैं वीट की, शुगर की, वो उसमें वेरिएशन आती रहती है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मामला है और एज एन इकोनॉमिस्ट हमें इसकी कम से कम कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इशू हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जो स्टेपल डाइट है वीट, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और उसकी जो प्राइस है वो एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। रीज़न बीइंग के वीट और टू सम एक्सटेंट शुगर ऑल्सो, तो मैं वैसे तो शुगर और वीट दोनों का ही आपको पता है कि बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि इनकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो कंज्यूमर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं कि ये गरीब से गरीब ख़ानदान ने इस्तेमाल करनी है। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। तो शुगर एंड वीट का भी यहाँ पे हम सिर्फ वीट का एग्जांपल देख रहे हैं, बट टू सम एक्सटेंट इट आल्सो अप्लाइज टू शुगर केन एज वेल। गन्ना और जो चीनी है उस पर भी यही चीज़ अप्लाई करती है। यहाँ पे हम वीट का इशू जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा रेलेवेंट इशू है। तो देखें जी, बात यह है कि क्योंकि वीट जो है वो पाकिस्तान में उगाई भी जाती है और बहुत से छोटे काश्तकार हैं कि जिनका बिजनेस इसके साथ रिलेटेड है, तो इसलिए काश्तकार का ज़रा आप माइंड सेट समझने की कोशिश करें, वो कैसे सोचता है। अब देखें, उसने गंदम को लगाना है और वो समझता है कि गंदम को लगाएगा तो उसको एक ख़ास प्राइस जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर अक्सर व पेशतर गंदम की जहाँ तक ताल्लुक़ है उसकी एक सपोर्ट प्राइस होती है कि वो गारंटी करती है हुकूमत के इस प्राइस पे हम आपसे गंदम उठा लेंगे। क्या हर जगह सपोर्ट प्राइस मिलती है? एक ये भी मसला है कि ये हुकूमत की सरकारी जो नर्ख हैं वो नहीं मिलते, बट उस चीज़ को हम फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रहे। हम कंसिडर फ़िलहाल यही कह रहे हैं कि अगर मार्केट के ऊपर ही ये काम हो सारा, एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर हम प्राइस वीट की, गंदम की प्राइस जो है वो एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर फिक्स हो रही हो, तो क्या होगा? इस वक्त हम सपोर्ट प्राइस को साइड पे रखते हैं। हम सपोर्ट प्राइस के बारे में नहीं बात कर रहे पर से। हम ये देख रहे हैं कि अगर गंदम मार्केट के अंदर हो और कंपेटिटिव मार्केट के अंदर हो तो उसकी प्राइस कैसे फिक्स होगी, और अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका प्राइस पे क्या असर होगा, और रेवेन्यू पे, रेवेन्यू का मतलब किसान का रेवेन्यू, किसान का जो आमदन है उसके ऊपर क्या असर होगा। तो एग्जाम्पल जो यहाँ पे इन्होंने बताई है वो अमेरिका की है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखें। तो यहाँ पे इन्होंने कैंसस का जिक्र किया हुआ है। कैंसस अमेरिका का वो वाला जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, ये उनका एग्रीकल्चर स्टेट है। तो अगर आप जो है वो कैंसस को रिप्लेस कर लें समवेयर इन फॉर एग्जांपल इंटीरियर ऑफ पंजाब, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी ज़िला ले लें, ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें ना कि कौन से ज़िले हैं पाकिस्तान के जहाँ पे गंदम उगाई जाती है। तो खैर आप उस ज़िले को देखें और उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल लें। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखें कि कोई जो है वो ज़िला है पंजाब का, लेट से किस ज़िले को हम ले लें, फैसलाबाद ले लेते हैं, आसान तरीन। तो वहाँ पे क्योंकि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी भी है, चलें ये ले लेते हैं, या
चलें छोड़ें, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के क्यों जिक्र करें, अपनी यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं। तो हम जो है वो हम जेलुम का एरिया ले लेते हैं, और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ कुछ छोटे जो हैं वो काश्तकार हैं इस गंदम के, और हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसी नई वैरायटी लगाती है गंदम की, जिससे कि गंदम की पैदावार 20% बढ़ जाती है। ठीक है, सो आई वुड से कि आप इसी तरह असाइनमेंट में भी एक ज़िला लीजिए और फिर एक सिचुएशन इमेजिन करें कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके जो साइंटिस्ट हैं वो एक ऐसा नया बीज दरियाफ्त करते हैं जिससे कि वहाँ पे जो गंदम की पैदावार है वो उस ज़िले की वो 20% बढ़ जाती है। तो अब इसका असर क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये होगा शिफ्ट। याद रखें कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है, आपने पहले भी देखा था कि what shifts the supply curve is shifted due to improvement in technology। तो आप इसको as an improvement of technology देख सकते हैं। और जब सप्लाई कर्व जो है वो सप्लाई बढ़ती है, तो आपको पता है कि सप्लाई कर्व का एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप इसको यू कैन रीड दैट the discovery of the hybrid affects the supply curve because the hybrid increases the amount of wheat that can be produced on each acre of land. Farmers are now willing to supply more wheat at any given price. In other words, the supply curve shifts to the right. ये हमने देखा है, ठीक है। तो supply curve whenever it shifts to the right, what it means is at the same price the farmers can supply more because obviously they are growing more wheat. The hybrid allows farmers to produce more wheat, so Q rises, but now each bag of wheat sells for less, so price falls. If the quantity supplied would increase, the price is going to fall, and the reason for that is that in this case the demand curve is relatively inelastic. That is extremely critical. अगले पेज पे, पेज 103 पे इसका ग्राफ बना हुआ है। आप अपनी बुक्स में पेज 103 निकाल लीजिए और ज़रा उसको गौर से देखें। और अगर पेज 103 वाली जगह आप देखते हो पेज और उसका फिगर नंबर 7 देखते हो, तो आप टेक अ लुक एट द डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व इज relatively inelastic. Okay, so the demand curve is relatively inelastic. आपको steeper curve नजर आ रहा है ना, जरा खड़ा हुआ जी, तो इसको कहते हैं inelastic and fair enough। जाहिर है, क्योंकि बात यह है कि गंदम तो रोटी तो हर पाकिस्तानी ने खानी खानी है ना, इसलिए वो हर कीमत पे उसको खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि आटा जिस भी कीमत का है, अगर आटे की कीमत बढ़ जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जो हैं वो फौरन आटा लेना छोड़ देंगे, उन्हें हर कीमत पे आटा खरीदना है। ये मसला है कि उनका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। ना वो बेतहाशा स्टोर कर सकते हैं, गरीब खास तौर पे ना वो बेतहाशा स्टोर कर सकते हैं और ना वो खाना छोड़ सकते हैं। इसलिए डिमांड कर्व जो है वो ऐसी अजनास का, कमोडिटीज़ का, वीट जो स्टेपल्स होते हैं उसका हमेशा डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक होता है। और अगर आप फिगर 7 में देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक जो है वो आपको कर्व नज़र आ रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस पेज पे देखिए, पेज 102 पे ही ये जो खुला हुआ है पेज, इस पे देखें कि क्या लिखा है। इसके आखिरी पैराग्राफ बड़ा क्रिटिकल है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिन्स द टोटल रेवेन्यू राइजेस और फॉल। आपको देखें, जब मैंने एग्जांपल भी रेवेन्यू की कराई थी तो वो रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ कराई थी। मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ रेवेन्यू की एग्जांपल नहीं करवाई, इसलिए क्योंकि रेवेन्यू रिलेटेड ही
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से होता है, क्योंकि जो भी डिमांड है उसके ऊपर सप्लाई करने की सप्लायर कोशिश ज़रूर करता है, अनलेस ऑफ कोर्स इस किस्म का एक सप्लाई शॉक आ जाए। ये तो पॉजिटिव सप्लाई शॉक की हम बात कर रहे हैं ना, जबकि सप्लाई बढ़ गई है क्योंकि अच्छा बीज आ गया है मार्केट में, इसीलिए जो आपका फार्मर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, अब जब आप इसको देखते हो और फिगर 7 को भी गौर से देखते हो, तो आप दोनों इस वक्त आप इनके रेवेन्यू ज़रा कंपेयर करो। एक वो जो कि S1 के साथ रिलेटेड है और जो कम है, यानी इसका जो एरिया है वो आपको कम नज़र आएगा कर्व का, और जो S2 के साथ रिलेटेड है रेवेन्यू, जो कि आपका रेक्टेंगल आपको शो कर रहा है, वहाँ पे भी आपको बड़ा जो है आपको रेक्टेंगल का साइज से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि S1 से S2 में रेवेन्यू की जो है वो कमी हो रही है, यानी प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस अगर सब के सब जो फार्मर्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, देयरफॉर प्राइस में कमी आएगी, और प्राइस में कमी ज़्यादा आएगी और जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए जो किसान हैं उनको ओवरऑल नुकसान होगा। ओवरऑल नुकसान होगा। हम ये इमेजिन करें कि सब्सिडी इस केस में नहीं है, तो इन केस एब्सेंस ऑफ सब्सिडी और सरकारी नर्ख ना हो और प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो एक किसान को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक है, इसलिए जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक कमी आएगी। तो अगले दो पेज पे भी यही चीज़ है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में आपको अंडरलाइन करवाती हूँ। राइट, देखिए यहाँ पे ये फिगर नंबर 7 है, एग्जैक्टली जो चीज़ मैं आपको बता रही थी। एन इंक्रीज इन सप्लाई इन द मार्केट डिमांड फॉर वीट व्हेन एन एडवांसमेंट इन फार्म टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ वीट फ्रॉम S1 टू S2, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट ही जो है उसे हम इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। द प्राइस ऑफ वीट फॉल्स, जाहिर है प्राइस ऑफ वीट 3 से 2 पे चली जाएगी, और जो क्वांटिटी ऑफ वीट सप्लाइड है वो 100 से 110 पे चली जाएगी। बिकॉज द डिमांड फॉर वीट इज इनइलास्टिक, द इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम 100 to 110 is proportionally smaller than the decrease in price from $3 to $2. As a result, farmers' total revenue falls, ये आप देख लें, from 300, क्योंकि 300 किस तरह कैलकुलेट किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 3 into 100 फॉल्स फ्रॉम 300 टू 220। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी से डिटरमिन होता है रेवेन्यू, तो आप देख लें कि 300 से कम होके जो किसान का मुनाफा है वो 220 के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब किसान तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसको नुकसान हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने का नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा किसान भी हैं और छोटे किसान हैं, और उनको नुकसान हो तो मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स हैं उनका भी नुकसान होगा। खैर, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी अच्छी है, आप इसको फर्स्ट पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लें और अपने असाइनमेंट में इससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। फार्मर्स आर मेड वर्स ऑफ बाय द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू हाइब्रिड, वन माइट वंडर why they adopted. The answer goes to the heart of how competitive markets work. Because each farmer is only a small part of the market for wheat, she takes the price of wheat as given. For any given price of wheat, it is better to use the new hybrid to produce and sell more wheat. Yet when all farmers do this, the supply of wheat increases, the price falls, and the farmers are worse off. तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि देखें, जो छोटा किसान है जिसको कि नहीं पता कि जी प्राइस क्या होगी, तो वो तो पिछली प्राइस को माइंड में रखते हुए आगे से प्रोड्यूस करेगा, वो उसके लिए गिवन होगी, ठीक है। एंड सपोज देयर इज नो सब्सिडी, देयर इज नो सपोर्ट प्राइस, इन दैट केस अगर सिर्फ कंपेटिटिव मार्केट्स हैं
तो किसान फसल लगा लेगा, और किसान फसल या लगा लेगी, वैसे तो फीमेल फार्मर्स भी हो सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है। सो सपोज ठीक है, हम कहते हैं जी फीमेल फार्मर है, वो लगा लेंगी जब अपनी फसल, तो उसके बाद उनको पता चलेगा कि प्राइस में कमी आ गई है और उनको उसका नुकसान होगा। ये यूजुअली हमें वेजिटेबल्स में तो बहुत क्लियरली नजर आता है, मतलब, लेकिन सपोर्ट प्राइस पाकिस्तान में दी जाती है। ये इस केस में हम इमेजिन करें देयर इज नो सपोर्ट प्राइस, सो इफ देयर इज नो सपोर्ट प्राइस एंड द मार्केट्स आर competitive, then increasing all of the small farmers increasing their production through use of better technology is going to be uh, uh, leading to fall in revenue for the फार्मर्स themselves। और दूसरी चीज जो इन्होंने इसीलिए क्लियरली बताई कि इसीलिए जो इसका हल है वो ये इन द लॉन्ग रन, कि फार्मिंग की जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बेहतर हों तो फार्मर्स के लिए दूसरे जराए आमदन के होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ सब्सिडी दे देने से भी फायदा नहीं है। यानी कंस्ट्रक्शन की या कोई भी और ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर सकें, क्योंकि इस केस में तो अगर हम क्या करें कि टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करें या हम जो है वो फार्मर्स का नुकसान कराएं, दोनों चीज तरफ से मुश्किल है। और पाकिस्तान में इसका हल किस तरह, वो सब्सिडी दे देते हैं, लेकिन सब्सिडी का भी नुकसान होता है। तो द रियल वे ऑफ डीलिंग विद दिस इज दैट इन द लॉन्ग रन in technology improves and farmers are able to get a better idea of what the price is going to be, and if the price does not justify, if it is does not justify their working on the farms, then they should be provided employment in other sectors. The real solution lies in that they need to be provided employment in other sectors of the economy, because over here we do want that the price of wheat should go down with the use of technology, because millions of people are also consumers of wheat, so they want low prices. And similarly, you don't want that the farmers should suffer, because if the price is going to fall, then certainly they are going to be worse off. So if you want both the consumers to benefit as well as the farmers to benefit, the only way out is creation of more jobs in many other sectors. अगले पेज पे इसकी एक और अच्छी explanation लिखी हुई है जो आपने पार्ट बी में देनी है। When analyzing the effect, this is on page 104, अगले वाले पेज का पहला पैराग्राफ भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। When analyzing the effect of farm technology or farm policy, it is important to keep in mind that what is good for the farmers is not necessarily good for society as a whole. Improvement in farm technology can be bad for farmers because it makes farmers increasingly unnecessary, but it is surely good for consumers who pay less for it. Similarly, a policy aimed at reducing the supply of farm products may raise the income of farmers, but it does so at the expense of consumers. So in Pakistan, the last point is that the subsidy is usually given, but subsidy is bad for the economy and bad for consumers in the long run. So you must write that the real solution is creating the employment opportunities for small farmers in other parallel sectors of the economy, which may be services, which may be production, which may be agro-based industries. So do write that. And when you are answering question number 7, part 2, I would not want that you should give me examples of Kansas and United States. Give me examples from Pakistan. पाकिस्तान के किसी ज़िले को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं और नई हाइब्रिड्स डिस्कवर कर रही हैं और इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रही है, और उससे रिलेटेड फिर एग्जाम्पल दो। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ अज्यूम करनी है कि पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी नहीं है, और इसीलिए फिर वो जो ग्राफ है वो तो फिगर नंबर 7 का आप सुकून से बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, या आप बना लें, लेकिन यहाँ पे लिख दें दैट वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो सब्सिडी। ठीक है, तो पार्ट 2 का 7 का असाइनमेंट 7 पार्ट 2 में एग्जाम्पल जो है, यूज टर्म्स और यूज द नेम्स ऑफ पाकिस्तानी प्लेसेस एंड पाकिस्तानी फार्मर्स। ओके,
Right, now let us look at the last part of the question of assignment. All right, so now we are looking at the assignment 7, part 3. And over here, we are trying to understand that how elasticity of supply model can be used to understand the prices of पेट्रोलियम. अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल अगेन मसला है. आई वुड वांट कि हम जो कुछ सीख रहे हैं उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से जो दुनिया में जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं उनको जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से और उसके कम होने से क्या जो है नफ़ा और नुकसान होता है और वो उन प्राइसेस को किस तरीके से एक नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ ओपेक की बात हो रही है. पहले तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा गूगल कर लें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि ओपेक है क्या. इट स्टैंड्स फॉर ये ओपेक का टर्म स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं जो कि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं. सो इसके अंदर सऊदी अरब भी है, सो सारी गल्फ़ की स्टेट्स भी हैं, फिर इसके अंदर कुछ साउथ अमेरिका की भी स्टेट्स हैं. इसको गूगल करके देखें कि कौन कौन से ममालिक हैं ओपेक के अंदर शामिल. अच्छा, ओपेक का क़याम क्यों किया गया? ओपेक का क़याम इसलिए किया गया कि जब ये ऑयल की डिस्कवरी हुई और ऑयल से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ थी, मिल्स थी, वो ऑयल के ऊपर चल रहे उसके अंदर उनको जो मेन उनका सोर्स ऑफ एनर्जी था वो पेट्रोल हो गया. और इसी तरह दुनिया में गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल्स का नंबर बढ़ने लगा और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फ्रेट का भी ट्रांसपोर्ट था वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया. इसी तरह इंटरनेशनल जो आपकी एविएशन है या एयरलाइन बिजनेस है वो तेज़ी से जब बढ़ा तो जाहिर है ये सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी होती है वो पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है, तो रिक्वायरमेंट होती है. सो क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज़ थी, ये सारी की सारी कंट्रीज़ अगर प्रोड्यूस करती क्रूड ऑयल, अगर ये सारी की सारी कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती तो क्या होगा कि उसकी वजह से इनकी जो प्राइसेस है वो एकदम कम होना शुरू हो गई. ठीक है, लेकिन उन प्राइसेस को उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए ये ओपेक की क्रिएशन की गई और इन्होंने सारी कंट्रीज़ मिल के इन्होंने डिसाइड किया कि जी हम अपनी सप्लाई, सारी कंट्रीज़ जो इसका हिस्सा हैं वो डिसाइड कर लेंगी कि कितनी उनको प्रोडक्शन करनी चाहिए और इसलिए उन्होंने अपनी एक मिल के ये एक कार्टेल बनाया. इसको कार्टेल कहते हैं. सो 1970 की दिहाई में. अच्छा जी, 1970 की दिहाई में इन्होंने जब ये कार्टेल बना लिया तो फिर 1973 तक क्या हुआ कि इन्होंने ये क्योंकि ये इनकी प्रोडक्शन इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दी इसलिए प्राइसेस इनकी बढ़ गई, बल्कि 50% तक प्राइसेस बढ़ गई इन द शॉर्ट रन. और जब प्राइसेस बढ़ गई तो इन लोगों के जाहिर है कि रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इनका मुनाफा बना. जो ममालिक थे इनके उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा हुआ प्राइसेस को बढ़ाने में. तो इनका ये प्राइसेस बढ़ी. अब जाहिर है कि इसका जो है वो एक नुकसान जो है वो उन ममालिक को हो रहा था जो ऑयल इम्पोर्टिंग थे और हम तो ऑयल इम्पोर्टिंग वाली कैटेगरी में आते हैं ना. अपना तो पेट्रोलियम हम इतना नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली. बड़ी ड्रिलिंग्स भी होती हैं लेकिन पाकिस्तान जो है उसके अंदर पेट्रोल नहीं उसके रेजर्वायर्स निकल सके. तो हम तो ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं. तो जो ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने रिसोर्सेज को भी चेंज करना शुरू किया ताकि लॉन्ग रन में उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑयल की वो ख़त्म हो. और जब ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म हो लेकिन वो फौरी नहीं किया जा सकता, वो भी लॉन्ग रन में किया जा सकता है. यहाँ ये बात याद रखें कि यूजुअली शॉर्ट रन में, जैसे हमने पहले भी आपको मैंने प्रेजेंटेशन 1 ऑन सप्लाई इलास्टिसिटी में बताया है
कि शॉर्ट रन में जनरली स्पीकिंग जो डिमांड होती है वो it can be inelastic and supply is also inelastic in the short run. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिमांड जो थी वो inelastic थी, लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीद ली हुई थी, ऑलरेडी प्लांट्स लग चुके हुए थे इन द अर्ली 1970s जो कि रन कर रहे थे पेट्रोल पे। तो पेट्रोल तो ख़रीदना ही ख़रीदना था, चाहे उसकी जो मर्ज़ी प्राइस हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये 1970s के अंदर इन सारी ऑयल जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने मिल के कार्टेल बना के और बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए क्योंकि एट दैट टाइम द डिमांड फॉर oil was inelastic. Therefore, when prices increased, there was a lot of revenue for the oil exporting countries. But for, of course, oil importing countries, it was problematic. अब अगले वाले पेज के ऊपर जाके देखें, 105 के ऊपर जाके देखें, जहाँ पे इसको इन्होंने ग्राफिकली दिखाया। ठीक है, इधर देखें उन्होंने ग्राफिकली दिखाया है ओपेक का जो था इशू, वो उन्होंने कैसे दिखाया है। फिगर 8 को देखें, व्हेन सप्लाई ऑफ ऑयल फॉल्स the response depends on the time horizon. In the short run, supply and demand are relatively inelastic. And in panel A, when the supply curve shifts from S1 to S2, the price rises substantially. ठीक है, so प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। हालांकि इस केस के अंदर आप देख लें कि लेफ्टवर्ड्स क्योंकि मूव कर रहा है, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है, not move but shift. So the supply curve is shifting leftwards, which shows you a decrease in supply. Why it happened? Because the OPEC countries made a kind of agreement among themselves as a cartel that they would reduce their supplies to increase their overall revenue. So this supply decrease happened, which is shown as a movement, as a shift of the supply curve towards the left. So ये shift हुआ because of the OPEC negotiations in the 1970s, and then due to this, as you can see, it leads to a large increase in price. So whereas the decrease in supply, overall decrease in supply was less, the increase in supply was a lot. Why? Because the supply, the demand curve in this case is also inelastic. आप देख लें वो, it is more steeper, so it is inelastic. अच्छा, वो इनइलास्टिक है। और इसी तरह इस केस में तो सप्लाई भी इनइलास्टिक है ना, सप्लाई भी इनइलास्टिक है। जितना शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई इनइलास्टिक है, और शॉर्ट रन में कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। मुल्कों में कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते हैं कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते हैं। तो यहाँ पे भी देख लें कि सप्लाई कर्व भी इनइलास्टिक है। इट इज़ बोथ दी सप्लाई कर्व्स S1 एंड S2 आर कटिंग दी एक्स एक्सिस। अब लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में दोनों सप्लाई कर्व जो है वो भी और डिमांड कर्व दोनों जो है वो उसकी शेप चेंज होती है। और अगर आप देखो कि डिमांड कर्व भी यहाँ पे आपको जो पार्ट बी है उसके अंदर फ्लैटर नज़र आ रहा है। इन अदर वर्ड्स द डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक। वो कैसे? वो इस तरीके से कि कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश करती हैं कि एफिशिएंट फ्यूल, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ जाएं। इसी तरह वो अपने ज़खायर जो हैं वो उनको डिस्कवर करने की कोशिश करें, फ्यूल एफिशिएंसी करें। और अब रिसेंटली तो हमने देखा है कि जो आपकी क्लीन एनर्जी है, जो ऑयल बेस्ड नहीं है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसकी तरफ आ जाएं। तो ये भी लॉन्ग रन के अंदर ही हो सकता है ना। तो ये लॉन्ग रन में जो फ्यूल मिक्स है, एनर्जी फ्यूल मिक्स है, वो चेंज हो जाता है, और जो इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर कंट्रीज़ की कम रिलायंस हो जाती है, और इसीलिए डिमांड कर्व लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक हो जाता है। अच्छा, सिमिलरली सप्लाई कर्व भी इलास्टिक हो जाता है। अगर आप इन दोनों को देखो, पार्ट बी में जो S1 और S2 हैं
हालांकि शिफ्ट अगेन S2 की जो है वो लेफ्टवर्ड हो रही है, शोइंग दैट देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, but this decrease is not only less, at the same time the supply curves, as you can see, are cutting the y-axis, which means that they are more elastic. Okay, so they are more elastic. When the supply curves cut the y-axis, it shows to you that they are more elastic. वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इन द लॉन्ग रन एक जो अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉम्प्रोमाइज है, उसको मेंटेन रखना मुश्किल काम है। हर कंट्री की कोशिश ये है कि वो अपनी सप्लाई को बढ़ा के और जल्दी जल्दी उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि ओपेक में काफ़ी सारे ममालिक हैं, तो हर मुल्क की कोशिश यही होती है। और जो रिसेंटली भी अगर आप देखो तो वो एकदम जो सप्लाई बहुत ज़्यादा इलास्टिक हुई, क्योंकि हालात डिमांड शॉक तो था ही दुनिया के अंदर। ये जो कोविड है इसकी वजह से डिमांड शॉक तो है ही, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम इलास्टिक हो गई है, डिमांड रही नहीं है, डिमांड में एकदम नोज डाइव आई है बहुत ज़्यादा। वो तो है ही, वो तो कोविड की वजह से। बट एट द सेम टाइम सप्लाई साइड पे भी आप देखो तो ओपेक के अंदर तो अंडरस्टैंडिंग जो हो, ओपेक के अगेंस्ट एक मुल्क विच इज़ द रशिया, वो आ गया जो कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो लड़ाई जो है वो बिटवीन ओपेक कंट्रीज, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और रशिया की लड़ाई की वजह से जो सप्लाई लेवल्स हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के वो बहुत ज़्यादा हैं। और देयरफॉर हुआ क्या कि जो एक और मुल्क है जो कि अगेन इन ना ओपेक में है, आउटसाइड मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जो सप्लाई है उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ कि अब वहाँ पे प्राइसेस नेगेटिव हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग रन के अंदर और जब सप्लाई शॉक्स आते हैं ख़ास तौर पे, तो व्हेनेवर द supply is elastic and the demand is elastic, in this case it does not pay the companies to it does not pay the countries to respond to the prices by decreasing their oil supply. So oil supply needs to be maintained at stable levels. By reducing it beyond a certain point to use due to the increase in prices is not an option for OPEC in the long run. तो यही आपने चीज़ जो है ये पार्ट नंबर सी में लिखना है. This analysis shows why OPEC succeeds in maintaining a high price of oil only in short run. When OPEC countries agreed to reduce their production of oil, they shifted the supply curve to left. Even though each OPEC member sold less oil, the price rose by so much that in the short run, OPEC incomes rose. In the long run, however, supply and demand are more elastic. As a result, the same reduction in supply measured by horizontal shift in the supply curve caused a smaller increase in supply. So वो बच्चे जो इस पार्ट में एक्सप्लेनेशन में जो करंट डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस है इंटरनेशनली उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ फार फार बेटर एंड आई विल गिव देम मोर मार्क्स. आई वुड अप्रिशिएट कि ना सिर्फ ये सब कुछ आप लिखें पार्ट सी में, लेकिन करंटली जो डिक्रीज इन सडन डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस है जो 2-3 दिन पहले आई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, दैट द ऑयल प्राइसेस इन अमेरिका हैव गॉन इनटू द नेगेटिव टेरिटरी, उसको भी जो एक्सप्लेन करेगा दैट इज़ इवन बेटर. ठीक है, तो वो भी आप थोड़ा सा इसके अंदर अब एक्सप्लेन करें. सो दैट concludes part C. So I hope that you will be listening to this presentation and attempting your assignment number 7.